नमस्कार। राजस्थान में इस समय नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायत संस्थाओं के चुनाव सबसे ज्वलंत मुद्दा है और ये चुनाव पिछले साल हो जाने चाहिए थे, लेकिन इनमें देरी हुई और अंततः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब ये चुनाव 15 नवंबर से पहले संपादित होने की पूरी संभावना है। आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो नगरीय निकायों के चुनाव हैं या पंचायत के चुनाव हैं, ये विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनावों से कम हैं, छोटे हैं, या कुछ लोग कहते हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम राज्य के नगरीय निकायों की बात करें तो राज्य में इस समय 309 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 10 नगर निगम हैं, 45 नगर परिषद हैं, 254 नगर पालिकाएँ हैं। और इसी तरह से अगर हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं में जो अपेक्स बॉडी होती है जिला परिषद, 41 जिला परिषद हैं, 457 पंचायत समितियां हैं और 14,404 ग्राम पंचायतें हैं। और यदि हम इन निकायों के, इन संस्थाओं के वार्डों की बात करें तो कुल मिलाकर के ये लगभग 1.5 लाख से अधिक पदों का चुनाव होगा। तो इतने महत्वपूर्ण चुनाव जब होते हैं तो निश्चित तौर पे ग्रामीण विकास को, शहरी विकास को एक नई दिशा देते हैं, साथ ही धरातल पर भावी राजनीतिक नेतृत्व को भी पैदा करते हैं, विकसित करते हैं। तो इस चुनावों को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत सी भ्रांतियां हैं। चुनावों में देरी क्यों हुई, अब ओबीसी आरक्षण का क्या मुद्दा बचा है, परिसीमन कब होगा, कैसे होगा, आरक्षण की लॉटरी कैसे निकलेगी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कीनोट कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, एक वरिष्ठ भूतपूर्व सफल आईएएस अधिकारी श्री राजेश्वर सिंह मौजूद हैं। राजेश्वर सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे इन चुनावों को लेकर के काफ़ी गहन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैसे चुनाव हो पाएंगे, कैसे कैसे प्रक्रिया रहेगी, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, अभी वर्तमान प्रशासनिक तैयारियाँ क्या हैं। लेकिन हम चाहेंगे पहले शुरुआत में हल्के तौर पर एक हमारे दर्शकों को आपके व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका मिले। आपका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आईएएस बनने की प्रेरणा कैसे मिली, राजस्थान कैडर में आप आए, राजस्थान कैडर में किन किन पदों पर काम किया और किस पद पर काम करने में आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव हुआ? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले का मूल निवासी हूँ और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए आधुनिक इतिहास ये किया है और उसके तुरंत बाद जो है मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ। 1989 बैच है मेरा। और प्रेरणा जहाँ तक कहते हैं कि जन सामान्य के लिए कुछ करने की इच्छा, कुछ देश के लिए सकारात्मक करने की इच्छा, यही मूल प्रेरणाएं थीं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो माहौल था वो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ माहौल था। तो ये सारे कारक रहे हैं जिनकी वजह से मुझे इसमें आने की प्रेरणा प्राप्त हुई। राजस्थान में मैंने एसडीओ माउंट आबू, कलेक्टर जालोर और जयपुर, डिविजनल कमिश्नर उदयपुर, भरतपुर और जयपुर, इन पदों पर फील्ड में काम किया है। अपने जो सचिवालय है उसमें पर्यटन, परिवहन, पशुपालन, लघु उद्योग, इन विभागों का मैं प्रमुख सचिव रहा हूं और अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पद पर रहा। 3 साल तक मैं रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान अजमेर का चेयरमैन रहा। और लगभग ये जो फील्ड वाले जितने पद हैं और ग्रामीण विकास और राजस्व प्रशासन का जो क्षेत्र है तो वो मेरी रुचि का भी विषय रहा है और जो है उसमें काम करने को, जैसा आपने कहा कि मैंने उसको एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में मिली और रेवेन्यू बोर्ड में भी मिली कि वहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। एक हमारी योजना थी 1 ग्राम 4 ग्राम काम। तो उसमें हमने एक गांव में एक मॉडल तालाब, शमशान कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान विकास, इस तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए थे। रेवेन्यू बोर्ड में भी जो है काश्तकारों के जो मुकदमे हैं उनसे सीधे सीधे रूबरू होने का हमको मौका मिला और हमने बहुत सारे ऐसे नवाचार किए जिससे उनके निस्तारण को गति प्राप्त हुई। मेरे ख्याल से आपने राजस्व अधिकारियों को इस बारे में प्रशिक्षण भी दिया कि कैसे फैसला लिखना है, कैसे प्रक्रिया ये जो हमारे RAAs हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, एडीएम हैं, एसडीएम हैं,
इनमें से जो चुनिंदा अधिकारी थे उनको जो है राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद इन लोगों ने वापस जा कर के जिलों में प्रशिक्षण दिया। तो इससे जो न्यायालय जो फैसले लिखे जाते हैं उनकी गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ। अच्छा, एक और बात है, आमतौर पे प्रशासनिक हलकों में सभी जानते हैं कि आपका इतिहास में और अध्यात्म में बहुत रुचि है। आपने वेद उपनिषद पढ़े हुए हैं, ऋचाओं का ज्ञान रखते हैं और साहित्य लेखन भी करते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। तो ये रुचि कैसे हुई और इस रुचि को आप कैसे सहेज पाए प्रशासनिक जीवन में? अब देखिए, जो साहित्य, इतिहास, राजनीति, दर्शन, लोक प्रशासन, ये शुरू से हमारे रुचि के विषय रहे हैं। और उसका कारण ये था कि घर का माहौल ऐसा था, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, जो हमारे फादर थे, वो दोनों लोग इन सारे विषयों में रुचि रखते थे। तो कुछ तो घर का माहौल था। फिर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक साहित्यिक और दार्शनिक माहौल है, उसका भी असर पड़ा। और दूसरा क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा सामाजिक व्यक्ति नहीं हूँ और थोड़ा अंतर्मुखी हूँ। तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा स्वाभाविक है कि फिर आदमी जो है अध्ययन वगैरह की तरफ उन्मुख हो जाता है। आप कह रहे हैं आप अंतर्मुखी हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आपकी कविताओं में तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैं आपकी जो कविताएं हैं, हमारा ही एक दैनिक हिंदी अखबार है सच बेधड़क, उसमें अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं, तो मैं भी उस कविता को 2 बार पढ़ता हूँ कम से कम, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में या रेफरेंस में जा पाते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो कोई कुछ पंक्तियाँ सुनाइए किसी ऐसी प्रेरणादायक कविता की जो हमारे दर्शक भी पसंद करें। देखिए, जो अभी एक सवाल आपने किया ना, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है तो वो उसका सामाजिक दायरा जरूर सीमित होता है, लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी विशद और व्यापक होता है। वो जो है एक छोटे से दायरे में ही अपने आप को सीमित नहीं रखता है, वो उस दायरे के बियॉन्ड जा कर के समाज जिन समस्याओं को झेल रहा है उनको काफ़ी शिद्दत से, बड़ी गहराई से महसूस करता है। तो इसलिए जो है उन चीज़ों को बहुत गहनतापूर्वक अनुभूत करना और उनको अभिव्यक्त करना, ये हम लोगों के लिए बड़ा सरल और सहज हो जाता है और उसमें आपको एक नई अंतर्दृष्टि भी मिलती है। बहुत अच्छा। अब कविता तो इस समय स्मरण नहीं है, लेकिन कोई 4 पंक्तियाँ? जैसे मैं दिनकर जी को बड़ा पसंद करता हूँ। अच्छा। अब मैं अपनी कविता तो क्या सुनाऊं, किसी महान कवि की कविता सुना देता हूँ। अच्छा। तो जैसे दिनकर जी की एक कविता है कि आप देखेंगे जो परिवर्तन की प्रक्रिया है निरंतर प्रवाहमान और विकासमान है, और उस प्रक्रिया के साथ जो चलते हैं वो वही प्रगति के रथ पर आरूढ़ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जीवन गति है यह नित अरुद्ध चलता है, पहला प्रमाण पावक का वह जलता है, सिखला निरोध ज्वलन धर्म छलता है, जीवन तरंग गर्जन है चंचलता है। तो धधको अभंग पल विपल विरुद्ध चलो रे, धारा रोके यदि राह अरुद्ध चलो रे। ये तो दिनकर जी हुए, बच्चन जी हुए, धूमिल हुए, ये लोग हमारे पसंदीदा जो है वो कवि रहे हैं और इन्हीं का अनुसरण करके, इनसे कुछ सीख करके हम भी थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास कोई 2-4 लाइनें? अब वो इस समय मुझे नहीं। अच्छा। जी। अच्छा, आप तो जुलाई 2024 में रिटायर हो गए थे और राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे आपको राज्य सरकार ने मेरे ख्याल से सितंबर 2025 में अपॉइंट किया। तो इतने गैप के बाद, 1-1.25 साल के गैप के बाद जब आप अपने इन विधाओं में लग गए होंगे, तो आप तैयार थे इस जिम्मेदारी को लेने के लिए? देखिए, ऐसा है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे इस पद पर लगाया जाएगा। मैंने कोई प्रयास भी नहीं किया। आप मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। और मैं जो अवकाश प्राप्ति है इसके बाद मेरा पूरा जो है उद्देश्य यह था कि मैं अपने आप को ये साहित्य, इतिहास, राजनीति, दर्शन जो मैंने अपनी रुचि के विषय बताए, तो इनके अध्ययन की तरफ और सृजनात्मक लेखन की तरफ जो है अपने को समर्पित कर दूंगा, ये हमने ठान रखा था। और 1 साल जो है मेरा बड़ा आनंदपूर्ण गुजरा क्योंकि आधे समय में अध्ययन करता था, आधे समय में कुछ सृजनात्मक लेखन करता था। हमारी कविताएं आप बहुत कृपापूर्वक छापते भी हैं। तो कहने का मतलब कि हमको कोई बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी और मैं बड़े आनंद में जीवन जी रहा था। लेकिन अब ये एक मौका मिला और मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये मेरे रुचि का विषय है। राजस्व प्रशासन के अलावा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली, तो मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से एक निष्पक्षतापूर्वक, एक त्रुटिहीन तरीके से और नियमानुकूल तरीके से चुनाव संपन्न कराने में सफल हो जाऊंगा,
तो उस दृष्टि से मैंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। खैर वो तो आपकी छवि है कि आप बहुत ही निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन में मतलब विश्वास रखते हैं और ऐसा करते भी हैं, ये तो आपकी एक छवि है। अच्छा, इस समय जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है, अब आप राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो सब लोग ये विचार करते हैं या ये बात करते हैं कि इन चुनावों में देरी क्यों हुई। ये चुनाव जब ड्यू थे, संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 में इन दोनों ही संस्थाओं के लिए ये प्रावधान है कि जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म होता है लगभग उसी समय या जल्दी से जल्दी इनके चुनाव हो जाने चाहिए जी। तो फिर ये चुनाव नहीं हुए, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, ऐसा है कि 9 मई 2025 को ये जो ओबीसी कमीशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन है इसका गठन हुआ और उसके बाद से ये आयोग जो है कार्य कर रहा था। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करी समय पर और इनके बीच में और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच में पत्राचार चलता रहा कि हमको समुचित आंकड़े उपलब्ध कराए जाए। वो उनका आंतरिक विषय है। तो जो भी रहा हो कारण विलंब का, लेकिन ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट समय पर पेश नहीं कर पाया। इसके बाद जो है जब कुछ लोग जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने गए और उन्होंने याचिका वगैरह दाखिल करी, तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट का पहले ही एक फैसला आया हुआ है कि अगर आपके पास ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं है तो उसको आप दरकिरार करके, डन अवे विथ करके आप जो है उसको जो है जनरल की सीट मांगते हुए चुनाव करा सकते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में ये कहा कि भाई अगर ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो आप लोग जो है इसको जनरल मान करके जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर आप चुनाव कराइए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लॉ ऑफ द लैंड होता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो विभिन्न पदों का और विभिन्न वार्डों का जो रिजर्वेशन है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सही। जो राजस्थान पंचायती राज इलेक्शन रूल्स हैं और राजस्थान म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल्स हैं, दोनों की धारा 5 और 6 उसमें राज्य सरकार के द्वारा जो नॉमिनेटेड अधिकारी है, अधिकृत अधिकारी, स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, वही जो है इन वार्डों की लॉटरी निकालता है और इन जो है पोस्ट जो है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन उनकी लॉटरी निकालता है। तो वो जो है अब राज्य सरकार ओबीसी कमीशन का वेट कर रही थी। हमने इनको बार बार चिट्ठियां लिखी और चिट्ठियां ये लिखी कि भाई आप जो है या तो एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन सबका रिजर्वेशन तय करके दीजिए और नहीं तो फिर आप ओबीसी को दरकिनार करना है तो आप निर्णय लीजिए और हमको एससी, एसटी और वुमेन का कम से कम करके दीजिए। तो उसके जवाब में उन्होंने यही अवगत कराया कि ओबीसी कमीशन का गठन हो चुका है, वो काम कर रहा है, हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने अभी हाल में ही जो फैसला दिया है जिसके आधार पर ये चुनाव जो है हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने 3 बातें कही। पहला तो ये कि ओबीसी कमीशन 5 अगस्त तक जो है अपनी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है। राज्य राज्य सरकार 14 अगस्त तक जो है उसकी लॉटरी निकाल देगी और राज्य चुनाव आयोग 15 अगस्त को जो है इन चुनाव की घोषणा कर देगा। और हम माननीय उच्च न्यायालय के बड़े आभारी हैं कि हमने ये कहा था कि हमको 3 महीने का समय चाहिए चुनाव कराने के लिए ढंग से, क्योंकि आप ये देखिए कि हम म्यूनिसिपल जो इलेक्शन है वो 2 चरण में करा रहे हैं और पंचायती राज इलेक्शन जो है हम 4 चरण में करा रहे हैं। पहले हम म्यूनिसिपल इलेक्शन कराएंगे, फिर पंचायती राज का इलेक्शन कराएंगे। तो जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है उसमें 1 चरण के लिए, 2 चरणों में से 1 चरण के लिए हमको 60,000 तो चाहिए राज्य कर्मचारी। हाँ। और 50,000 चाहिए पुलिस कर्मचारी। तो कुल संख्या हुई 1,10,000। हाँ, तो खैर चरणों में होना ही। हाँ। अच्छा, इसी में मैं आपको बीच में रोकूंगा, ये अपन तैयारियों की तरफ आ गए। जो अभी बात हम कर रहे थे कि देरी हो रही है, तो वैसे तो ओबीसी की जो समिति बनी थी आरक्षण के लिए वो भी सरकारी नियम कायदों से बंधी हुई थी, पर किन्हीं कारणों से वो नहीं दे पाए समय पर रिपोर्ट। लेकिन एक ये भी सुनने में आता था, जो खासतौर पे नगरीय विकास मंत्री हैं वो अक्सर ये सार्वजनिक मंचों पे कहते हुए सुने गए कि एक राज्य एक चुनाव के लिए भी हम काम कर रहे हैं और हम इसलिए चाहते हैं कि सब जब नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाए तो हम एक राज्य एक चुनाव के रूप में इसको कराना चाहेंगे। तो क्या ये भी एक कारण था देरी के लिए? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो तो यही कहते हैं
कि जब भी किसी नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्था का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद जो है चुनाव कराना चाहिए, और संविधान सर्वोच्च है। अभी से ज़्यादा तो मैं नहीं, पर ये कॉन्सेप्ट तो चल पड़ा है, वहाँ चल पड़ा है, एक राष्ट्र एक चुनाव दिल्ली में, और उसके लिए एक समिति बनी हुई, पीपी चौधरी उसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर भी बात चल चुकी है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए। तो क्या संवैधानिक प्रावधान क्या है, या आपका व्यक्तिगत मत क्या है, ऐसा हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो प्रक्रियाधीन है, और अपने यहाँ जो वन स्टेट वन इलेक्शन है वो भी प्रक्रियाधीन है। उसके बारे में कोई अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। अब प्रक्रियाधीन चीज़ों के बारे में तो अपन क्या जो है कोई पर ये मत व्यक्त करना उचित नहीं। मेरा तो ये कहना था कि क्या एक कॉन्सेप्ट ही रह जाएगा, या कभी ये धरातल पे उतरेगा एक राज्य एक चुनाव? अब वो तो जो पीपी चौधरी की समिति है या यहाँ पर जो लोग हैं, हाँ नहीं, और यहाँ पर जो लोग उसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो लोग ही इसके बारे में अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे लोग जो है बातचीत में राज्य निर्वाचन आयोग को और केंद्रीय जो आयोग है उनको एक जैसा ही समझते हैं, और यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो कि केंद्र के निर्वाचन आयोग के नॉमिनी यहाँ होते हैं, उनके कार्य में और आपके कार्यकलाप में ज़्यादा अंतर नहीं समझ पाते। इसको थोड़ा सा आप खुलासा करेंगे, क्या अंतर है दोनों में? इसमें देखिए, ऐसा है कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है या भारत चुनाव आयोग, वो तो जो आपके लोकसभा और विधानसभा हैं उनके चुनाव संपन्न कराता है, और जो राज्य चुनाव आयोग है वो अपने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराता है। दोनों समानांतर संस्थाएं हैं, और राज्य चुनाव आयोग किसी भी तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन नहीं है, ये एक स्वतंत्र संस्था है। और हमारे जो सचिव हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, और वही पंचायती राज और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। तो वो कहाँ दिल्ली होते हैं? नहीं, यहाँ पर अपने साथ। और जो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो राज्य में केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हैं, और वो उत्तरदायी हैं उन चुनावों के लिए, संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव। तो यूँ कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं वो तो चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं, और आप कंपैरेटिवली ज़्यादा स्वतंत्र और स्वायत्त। हाँ, मुख्य चुनाव अधिकारी के मुकाबले तो हम ज़्यादा स्वतंत्र रहते हैं, और हमारी संवैधानिक स्थिति वही है जो केंद्रीय चुनाव आयोग। ओके, लेकिन अब यहाँ एक बात और उठती है, जैसे भी इन्हीं चुनावों की बात है, आरक्षण का मुद्दा कौन तय करेगा? राज्य सरकार। परिसीमन कौन करेगा? राज्य सरकार। आरक्षण की लॉटरी कौन निकालेगा? राज्य सरकार। तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार को करनी है। तो चुनाव आयोग, मान लो उन सबको वो समय पे पूर्ति नहीं हो पाती है, मान लो जैसे ओबीसी की रिपोर्ट टाइम पे नहीं आई, परिसीमन का काम टाइम पे नहीं हो, आरक्षण की लॉटरी टाइम पे नहीं हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग खुद इतना सशक्त है ये अपने आप चुनाव करा दे, या उस पर डिपेंडेंट है? देखिए, तो फिर शक्तियां सीमित महसूस होती हैं। देखिए, संविधान और विधि के द्वारा जो दायित्व निर्धारित हुए हैं उसमें चुनाव कराना, पंचायती राज संस्थाओं और जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज, उनका चुनाव कराना, ये राज्य सरकार की और राज्य चुनाव आयोग की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि जो वार्डों का डिलिमिटेशन से लेके निकायों का गठन, जैसे ग्राम पंचायत का सृजन करना हो, या नई नगर पालिका बनानी हो, या नगर पालिका में नए वार्ड बनाने हैं, नई जिला परिषद बनानी है, इसके लिए राज्य सरकार सक्षम है। उन वार्डों और पदों का रिजर्वेशन करने के लिए भी राज्य सरकार सक्षम है। हमारी भूमिका उसके बाद शुरू होती है, जब वो लोग लॉटरी निकाल करके हमको दे देते हैं, उसके बाद हमारी जो है भूमिका शुरू होती है। अब ये जो है संविधान और विधि के द्वारा निर्धारित दायित्व हैं, और उस पर कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। तो जब ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने पहले कहा कि 31 जुलाई तक आप चुनाव करा दें, फिर वो 31 जुलाई की डेट भी ऑनर नहीं हो पाई, फिर वो दोबारा मामला गया और कोर्ट ने अपना सख्त रवैया रखा और अब 15 नवंबर की डेट दी है। तो 31 जुलाई तक क्यों नहीं हो पाए थे? उसमें भी यही कारण है या कोई और खास बात? नहीं, इसमें यही है कि कोर्ट ने तो स्पष्ट रूप से ये कहा था कि भाई आप जो है, अगर ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट समय पर नहीं दे पाता है तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसके मुताबिक आप जो है SC, ST और वुमेन इसका रिजर्वेशन तय कर दें, और जो ओबीसी की रिजर्वेशन है उसको दरकिनार करके आप चुनाव करा सकते हैं। अब तब तक राज्य सरकार ने ओबीसी कमीशन का गठन कर दिया था और उसकी रिपोर्ट जो है प्रतीक्षित थी। हाँ। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत सारा काम कर भी दिया था।
और फिर दूसरी बात है कि अब इतनी बड़ी जनसंख्या है ओबीसी की, तो उसके लिहाज से मैं खाली ऐसे ही थोड़ा सा और स्पेसिफिकली राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात कर रहा था कि अगर सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पाती है तो आयोग क्या कर सकता है उसमें, या आयोग डिपेंडेंट बैठा रहेगा कि वहाँ से ये 3 चीज़ें आएंगी तभी हम प्रक्रिया शुरू करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि राज्य सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई संस्था है और राज्य चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में लोकतंत्र जो है या लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सही ढंग से संचालित हो सकती है जब जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आपस में एक सहयोग, समन्वय और सामंजस्य की भावना से काम करें। कोई चीज़ है उसको रोड़े अटकाना जो है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। जैसे हमने 3 संस्थाएं बना रखी हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लेकिन सब जो है जो संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं उसके मुताबिक ही काम करते हैं। तो आपस में कोई विरोध अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है अगर हर व्यक्ति अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति सचेत है। ओबीसी की रिपोर्ट आपने कहा 5 अगस्त तक आना संभावित है, जैसा कि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो परिसीमन का काम भी शुरू हो चुका है साथ साथ? नहीं, परिसीमन तो हो चुका है। जो अब वार्ड कितने होंगे, पद कितने होंगे, ये सब निर्धारित है। तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब केवल वार्डों और पदों का रिजर्वेशन कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 14,403 ये ग्राम पंचायतें हैं, तो इनमें से कितने पद जो है वो जनरल के होंगे, कितने एससी के होंगे, कितने एसटी के होंगे, कितने वुमेन के होंगे, कितने आपके ओबीसी के होंगे, ये इसकी जो लॉटरी है। इसमें भी मैं आपको एक प्रक्रिया बता दूं कि जो जिला प्रमुख की लॉटरी होती है वो पंचायती राज सचिव निकालते हैं। ओके। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य की जो लॉटरी है वो जिला कलेक्टर निकालते हैं, और सरपंच और वार्ड पंच की लॉटरी एसडीएम निकालते हैं। मगर राज्य सरकार के पक्ष में ही है, आपको नहीं करना है। हाँ, और प्लस महापौर और जितने नगर पालिकाओं के चेयरपर्सन होते हैं इसकी लॉटरी जो है स्वायत्त शासन निदेशक निकालते हैं, और जो इनके सदस्य हैं उनकी लॉटरी जो है वो अपने जिला कलेक्टर निकालते हैं। तो इनको ये काम 14 अगस्त तक पूरा करके हमको देना है, उसके बाद हम चुनाव की घोषणा। अब ये जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं इसमें भी एक थोड़ा सा ऐसे ही कहिए, कमी कहिए, विरोधाभास कहिए, महसूस होता है। मान लीजिए जयपुर का मेयर है, ये लॉटरी में तय होगा कि पुरुष होगा या महिला होगा, और ओबीसी होगा या एससी एसटी होगा या जनरल होगा। सही कह रहा हूँ? तो अब तो ये लॉटरी तय होगी और उसके कोई मुश्किल से कुछ ही दिन बाद या ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर बाद वो चुनाव होगा। तो जो लोग इसके लिए तैयार कर रहे होंगे, जैसे कोई महिला तैयार कर रही होंगी, पहले मेयर महिला थी, तो और वो सीट अगर पुरुष की हो जाती है आरक्षण में तो महिला की तैयारी तो रह गई, और जो भी नए पुरुष कैंडिडेट होंगे उनको तैयारी के लिए केवल कुछ ही दिन मिले, तो ये आरक्षण पहले नहीं हो सकता है? अब वो तो इस समय की परिस्थिति ऐसी है जिसमें आरक्षण तो 14 अगस्त तक ही होना है। और वैसे एक चीज़ मैं आपको और निवेदन करूं कि जो हमारे ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं वो निर्दलीय आधार पर होते हैं, और जो जिला परिषद, पंचायत समिति से लेकर के नगरीय निकायों तक के चुनाव वो पार्टी बेसिस पर होते हैं, उसमें पार्टी का सिंबल यूज किया जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो कार्यकर्ता वगैरह हैं तो वो बहुत दिनों से उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि उनका क्या लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उनको कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। नहीं, मुझे पिछली बार का जयपुर नगर निगम का ध्यान आता है। सभी लोग तैयारी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों को एमएलए की टिकट लेने में सफलता नहीं मिली थी वो भी कोशिश कर रहे थे, और जब लॉटरी निकली तो महिला सीट हो गई और सौम्या गुजर यहाँ से निर्वाचित भी हुई। तो देखिए, जैसे जैसे शिक्षा और जागरूकता की स्थिति बढ़ी है तो मुझे लगता है कि हर वर्ग में, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी हों, वुमेन हों, सब में जो है पढ़े लिखे, समझदार, जागरूक और सक्रिय लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो सामाजिक राजनीतिक जीवन में बहुत दिनों से सक्रिय भी हैं, उनको लोग जानते पहचानते भी हैं। तो अगर उनको प्रचार के लिए कोई कम समय मिलता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, तो ड्यू तो दोनों के ही थे, नगरीय निकायों के भी, पंचायती राज के भी। तो ये कैसे निर्धारित हुआ कि पहले नगरीय निकाय के कराने, पंचायत के नहीं कराने? देखिए, जब अभी मैं आपको बता रहा था कि हमको नगरीय निकायों के एक फेज़ के लिए, हम 2 फेज़ में करा रहे हैं। एक फेज़ के लिए हमको 60,000 कर्मचारी और 50,000 पुलिस कर्मचारी चाहिए।
और दोनों चरण अगर हम एक साथ कराएं तो ये संख्या जो है लगभग 2,20,000 तक पहुंच जाती बिल्कुल है। ठीक है। तो इसमें बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया। एक तो क्या है कि एक रिहर्सल टाइप हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव थोड़े सरल होते थोड़े हैं। सरल है, छोटे ग्राम पंचायतों का चुनाव थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि इसमें जो वार्ड सदस्य है, वार्ड मेंबर है, उसके एक पद के लिए चुनाव होता है। ग्राम पंचायतों में 4 पद के लिए चुनाव एक साथ होता है, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। तो वो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। और वहाँ पर जो जन संसाधन है, जो हमारे कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी है, उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ एक पद मतलब एक फेज के लिए हमको 80,000 तो चाहिए राज्य कर्मचारी और 70,000 चाहिए पुलिस वाले। उस दृष्टि से ये सोचा गया कि इन चुनावों को पहले करा लिया जाए, तो एक रिहर्सल भी हो जाएगा और एक प्रिपेयर्डनेस जो अपनी है उसमें अगर कोई मान लीजिए कमी रह जाती है तो उसको हम समय रहते पूरा कर लेंगे। और ये ज़्यादा सरल है, तो अपन जो है पहले सरल सवाल हल कर रहे हैं, उसके बाद फिर कठिन सवाल की तरफ जाएंगे। जी, राजनीतिक दल तो अलग अलग बातें करते रहते हैं। विपक्ष का कुछ दिन पहले कहना था कि नगरीय निकाय के चुनाव पहले इसलिए हो रहे हैं कि सरकार को उसमें कंपैरेटिवली अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है, लेकिन आपने क्लियर कर दिया ये निराधार बात है। अब ये देखिए, ये हम लोगों ने प्रशासनिक दृष्टि से एक फैसला लिया। अब हर फैसले से किसी को कोई लाभ हो जाता है, किसी को हानि हो जाती है, वो एक अलग बात है। अच्छा, ये इन चुनावों के लिए भी आचार संहिता लगेगी जैसे विधानसभा में या लोकसभा में लगती है? जी जी। तो चुनाव देरी होने का एक नुकसान मैं ये देखता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार है, वो सरकार काफ़ी अच्छा गति से काम कर रही है जी। तो उस गति में एक तरह से आप कह सकते हैं ये चुनाव स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, क्योंकि आचार संहिता के दौरान ना तो कोई नई योजनाओं की घोषणा होगी और ना ही कोई नए बड़े काम स्वीकृत होंगे, तो थोड़ा सा अवरोध। नहीं, देखिए, एक तो हम लोगों ने ये किया है कि जैसे नगरीय निकाय की जब हम आचार संहिता मतलब चुनाव की घोषणा करेंगे तो उसी समय नगरीय क्षेत्र में आचार संहिता लगेगी। और जो ही नगरीय चुनाव जो है 21 सितंबर को क्षेत्र की आचार संहिता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होगी। वो नहीं होगी, वो केवल नगरीय क्षेत्र में होगी। और लगभग 20-21 सितंबर के आसपास जब नगरीय चुनाव खत्म हो जाएंगे तो हम ये आचार संहिता भी हटा लेंगे। अच्छा। और उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्रों की जो है हम उद्घोषणा करेंगे और उद्घोषणा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ये आचार संहिता लगेगी। तो और उसके तुरंत बाद इसको हम हटा लेंगे। तो मुझे लगता है कि 1.5 महीने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद भी अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई काम जनहित में बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, तो वो चुनाव आयोग को भेज के हमारी अनापत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चुनाव इस बार ईवीएम से ही होंगे? नहीं, हमारे जो वार्ड पंच और सरपंच के चुनाव वो तो बैलेट बॉक्स से होंगे। वो तो खैर संभव भी नहीं है इतना जल्दी बैलेट पेपर प्रिंट हो, ईवीएम मशीनें तैयार हों, वो तो वहाँ मौके पे ही होता है। हाँ, और जो अपने नगरीय निकायों के और जिला परिषद पंचायत समिति के, इनके चुनाव जो है वो हम ईवीएम से कराएंगे। तो पर्याप्त मात्रा में ईवीएम है, उनकी जाँच, स्ट्रॉन्ग रूम, वो सब प्रक्रियाएं चल रही हैं? वो हमने मध्य प्रदेश से ईवीएम मंगाई हुई है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग है, उससे भी हमने लोन बेसिस पर ली हुई है। तो हमारे पास पर्याप्त ईवीएम है जिससे कम से कम नगरीय निकाय और ये पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव ये संपन्न हो जाएंगे। जो बैलेट बॉक्स है वो राजस्थान में अवेलेबल है पर्याप्त संख्या में, 1 लाख के आसपास हमारे पास है, तो उससे हम सारे चुनाव ये संपन्न करा लेंगे। ऐसे चुनावों से पहले एक और ड्रिल होती है, जो भी अधिकारी कर्मचारी उस जिले में 3 साल से ज़्यादा से लगे होते हैं उनको हटाते हैं, करते हैं। तो ये निर्देश भी आपने सरकार को ये हमने जारी कर दिए हैं। इसमें यह है कि हमने 30 नवंबर की कट ऑफ डेट रखी है कि 30 नवंबर तक जो पिछले साल 3 साल उसी ज़िले में पदस्थापित रहे हों या जो अपने गृह जिले में पदस्थापित हैं, तो उन जो है अधिकारियों कर्मचारियों को वो रेवेन्यू पर लागू होगा, पुलिस पर लागू होगा, अपने जो नगरपालिका, यूआईटी और आबकारी, इन 5 विभागों को हमने लिया है, तो उनमें से हम इनको हटाएंगे। अभी जो मतदाता सूचियां हैं, एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल्स हुआ था, और उसमें बड़ी संख्या में कई नाम कटे थे या मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण हो गया था, आप कह सकते हैं। तो इन चुनावों से पहले भी मतदाताओं को अपना नाम हटाने या जोड़ने का दी जाएगा? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा आधारभूत डेटा है वो तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का हम यूज करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे एसआईआर के बाद का जो डेटा है वो उपलब्ध कराने में वो हमें 6 महीने का टाइम लेते हैं। अब उनकी पता नहीं कौन सी प्रक्रिया है एक आंतरिक कि वो लोग तुरंत नहीं उपलब्ध कराते। तो हमने 1 जनवरी 2025 का तो लिया और उसके बाद उसमें एडिशन डिलीशन किया
कि जो लोग जैसे मान लीजिए एब्सेंट हैं या नहीं, ये शिफ्टेड प्रक्रिया हैं। हो चुकी है क्या? हाँ, ये प्रक्रिया हो के फाइनल लिस्ट तैयार हो तो गई फिर है। जैसा आपने बताया इस हिसाब से तो जो SIR का डेटा आएगा उसमें और जो इन चुनावों के लिए मतदाता सूचियां तैयार हुई हैं उसमें अंतर आएगा। अंतर है। तो हो सकता है बढ़ा हुआ है, हो सकता है कम होकर नहीं, बढ़ा हुआ ही है। और हमारे जो है हम ये मानते हैं कि जो ऑर्डिनरीली रह रहा है वहाँ पर, और वो हमने जो हमारे BLOज वगैरह हैं तो उन प्रगणक कहते हैं हम उनको अपने आयोग की भाषा में, तो उन प्रगणकों को हमने इसके लिए स्पेशली एम्पावर किया और प्लस जो हमारे EROज हैं उनको किया। तो हमारे लगभग 5,43,00,000 तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता हैं और 1,02,00,000 ये नगरीय क्षेत्रों में है। तो कुल 5,45,00,000 हमारे मतदाता हैं। और हम जो है वो चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के 10 दिन पहले तक जो है वो हम इनको जो जोड़ने घटाने का काम है वो अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है जी। तो ये तो बाद में एक तुलना का विषय रहेगा कि SIR का डेटा क्या था और बहुत आप कम वाला अंतर डेटा है, क्या था। बहुत हाँ, कम बट फिर भी अंतर आएगा। हाँ, लेकिन अंतर अंतर है आएगा। जी। वैसे तो स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, आमतौर पे मतदान का प्रतिशत भी ज़्यादा रहता है और वैसे भी देश में एक माहौल है, अब थोड़ा मतदाता जागरूक है, ज़्यादा मतदान होता है। आप फिर भी कोई अलग से प्रयास कर रहे हैं, जैसे एक स्वीप चलाते थे पहले या मतदाता जागरूकता अभियान चलाते थे जी, ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि आपका चैनल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये चर्चा संपन्न हो रही है, तो लोगों को एक तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल रही है कि कैसे ये चुनाव संपन्न होंगे। और फिर हम आपके इस चैनल का एक लाभ उठा करके हम जनता से अपील भी करना चाहेंगे कि वो जो है एक सुयोग्य उम्मीदवार का, जागरूक उम्मीदवार का, जो सक्रिय हो, जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो, कोई आपराधिक मुकदमे वगैरह उसके खिलाफ नहीं चल रहे हों, तो ईमानदार हो, निष्ठावान हो, निष्पक्ष हो, ऐसे लोगों का चयन करें। ताकि देखिए, जो स्थानीय जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र की आधारशिला है। सही है। और जो समस्याएं हैं उनका, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो सकता है। उसका समाधान कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं करेगी। तो ये जनप्रतिनिधि जितने जागरूक होंगे, जितने सक्रिय होंगे और जितने संवेदनशील होंगे और जितने उत्तरदायी होंगे, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य को फिर बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा। सही है। तो हम यही चाहेंगे कि एक तो अच्छे लोग, जिनका चरित्र और व्यक्तित्व, कृतित्व वो उज्जवल रहा हो, ऐसे लोग जो है चुन के आएँ और जनता भी ऐसे लोगों को ही चुने। ये हम आपके माध्यम से जो है मतदाताओं से निवेदन कर रहे हैं। वो पर्पस तो सर्व हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा भी हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम युवा मतदाताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं से जो है मदद मांग रहे हैं कि वो एक ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और जनता जैसे धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं दे, धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग नहीं हो, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, और लोग जो है कोई जो प्रलोभन होता है उसके शिकार नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों में हमें समाज के जितना जो भी जागरूक तबका है, विशेष रूप से जो बुद्धिजीवी वर्ग है, तो वो उसके सहयोग की हमको अपेक्षा रहेगी। गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि यदि यद आचरित श्रेष्ठ तद्देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, कि समाज के जो अग्रगण्य लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, प्रमुख लोग होते हैं, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आम जनता आचरण करती है, और वो जैसा मानदंड स्थापित कर देते हैं कार्य और व्यवहार का, तो वो ही लोगों का एक सामूहिक आदर्श, सामूहिक मानदंड बन जाता है। क्या बात। तो ये बुद्धिजीवियों की भूमिका है, जो समाज के अग्रणी लोग हैं उनकी भूमिका है कि वो जनता को सही दिशा में प्रेरित करें और उनको मार्गदर्शन प्रदान करें। अच्छा, ये चुनाव चूंकि स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं तो संवेदनशीलता भी ज़्यादा होती है। तो हर चुनाव में एक ड्रिल होती है, संवेदनशील मतदान केंद्र, अति संवेदनशील मतदान केंद्र, तो वो चिन्हीकरण भी हो गया होगा। और वो जो पहले CCTV लगाते थे वहाँ पे, वेबकास्टिंग करते थे, वो सब प्रक्रियाएं आप भी अपनाएंगे? जी, हमने जो है जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है कि वो पुलिस अधिकारियों के सहयोग से और सामंजस्य से जो हमारे हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, एक तो सेंसिटिव और एक क्रिटिकल। तो क्रिटिकल तो वो है जहाँ पर कि संभावना है, तो जैसे मान लीजिए किसी जाति विशेष का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग वगैरह की संभावना होती है, और प्लस दूसरा ये है कि जहाँ अतीत में कोई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं
और या जहाँ पर 90% से ज़्यादा मतदान किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में हुआ है, तो इन दोनों का ही चिन्हीकरण वो चल रहा है। और हम अगस्त के पहले हफ्ते में जो है वीसी लेंगे कलेक्टरों की और पुलिस अधीक्षकों की, और उसमें हम उससे पहले ही हम ये सूचना प्राप्त कर लेंगे और उनको फिर हम जो है एक तरह से मार्गदर्शन भी देंगे कि भाई वो किस तरह से अपनी एक तैयारी रखें ताकि ऐसी कोई घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। अच्छा, दो प्रावधान जो इन चुनावों में उपयोग में आएंगे उसको लेके काफ़ी चर्चा है। एक तो कल ही शायद आपने आदेश निकाला है कि जो पहले 2 संतान से अधिक संतान वाला व्यक्ति इन चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो सकता था, वो आपने बाध्यता ख़त्म कर दी है और अब चाहे किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान हो वो भी इन चुनावों को लड़ सकता है। तो इससे आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मतलब प्रतिनिधित्व आसान होगा या जो देश का एक परिवार नियोजन का उद्देश्य चला रहा था उसको झटका लगेगा? ये राज्य सरकार का निर्णय है। हम लोगों आपका मत क्या है? आपको क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है इसको। अब उसके देखिए, किसी भी निर्णय के 2 पहलू होते हैं। आप जो है उसके पक्ष में भी तर्क दे सकते हैं, आप उसके विपक्ष में भी तर्क दे सकते हैं। तो 2 बच्चों वाला या जो शिक्षा वाला था, अब 2 बच्चों वालों के फेवर में तो ये था कि इससे परिवार कल्याण की जो भावना है उसको प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन उसके विपक्ष में आप ये कह सकते हैं कि बहुत से काबिल लोग थे जो निष्ठावान थे, जनता के प्रति प्रतिबद्ध थे, जन कल्याण के प्रति समर्पित थे, उनको मौका नहीं मिल पाता था। तो दोनों का ही पक्ष विपक्ष में कहा जा सकता है। वैसे ही शिक्षा की भी जहाँ तक बात है। हाँ, दूसरा मैं यही कह रहा था कि अब आपने शिक्षा की बाध्यता भी हटा दी है। पहले सरपंच के लिए 8वीं क्लास पढ़ा होना बाध्यता थी, अब वो भी विड्रॉ कर लिया। अब कोई भी चाहे वो ना पढ़ हो, अनपढ़ हो या केवल साक्षर हो, वो भी इस चुनाव को लड़ सकता है। उसका क्या असर आएगा? तो वो अब ये देखिए कि वही बात है कि बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो जन सेवा की भावना है, निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, प्रतिबद्धता है, गांव के विकास की जो दूरदृष्टि है, तो वो बहुत ज़्यादा समुन्नत है। तो ऐसे लोगों को मौका मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि भाई सरपंच जो है उसकी एक एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको नियम कानून कायदे उनका ज्ञान होना चाहिए। वो बहुत सारे योजनाओं में साइनिंग अथॉरिटी होता है, चेक साइनिंग अथॉरिटी होता है। तो दोनों के अपने मतलब मैंने कहा ना कि पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन वो राज्य सरकार का निर्णय है। तो अब उसके बारे में तो मैं क्या टिप्पणी। अनपढ़ सरपंच अगर बन जाएगा और वो किसी गलत चेक पे या किसी गलत आदेश पे साइन कर देगा तो फिर वो यही बचाव पेश करेगा, साहब मैं तो पढ़ा हुआ नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। अब वो एक अलग बात है, लेकिन ये भी है कि जो संसद में, विधानसभा में बहुत से ऐसे लोग हैं, या अपने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो उनका सार्वजनिक जीवन में योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। हाँ, पर फिर भी थोड़ा सा अंतर है। मैं खैर कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये कि विधायक और जो सांसद होते हैं उनको आमतौर पे इस तरह के एग्जीक्यूटिव काम नहीं करने पड़ते हैं, उनको चेक साइनिंग पावर नहीं होती है, या उनको कोई दफ्तर नहीं चलाना होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट का दफ्तर हो। सरपंचों को उस पूरे इलाके के विकास योजनाओं को चलाना होता है, उसके लिए चेक भी साइन करने पड़ते हैं, कागज आदेश भी निकालने पड़ते हैं। तो मैंने कहा ना कि 2 दृष्टिकोण हैं और दोनों के पक्ष विपक्ष समय के साथ प्रूव होंगे कि ये निर्णय कैसे रहे, कैसे असल में कैसे रहे। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी बातें बताई हैं, आप मिशन मोड में आ चुके हैं। और जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्देश है कि 15 नवंबर तक ये दोनों चुनाव संपन्न हो जाएं, तो अब भी आपको कोई लगता है आशंका की ओबीसी वाला की वजह से, परिसीमन, लॉटरी या किसी और वजह से ये चुनाव थोड़ा डिले हो सकते हैं या निर्धारित समय पर हो जाएंगे? आपका कॉन्फिडेंस क्या है? नहीं, मैं तो जो है बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ कि जो है जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसकी अनुपालना में जो ओबीसी कमीशन है वो समय पर रिपोर्ट पेश कर देगा। राज्य सरकार जो है समय पर लॉटरी निकाल देगी और हम समय पर चुनाव कराने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। बहुत ही बढ़िया। और आपके दर्शकों को, आपके जो मतदाता हैं इन दोनों चुनावों के, उनको कोई संदेश देना चाहते हो तो आप बताएं। देखिए, मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि जो लोकतंत्र है वो लोकनीति निर्माण और लोकनीति क्रियान्वयन, उनमें जन साधारण की सहभागिता को सुनिश्चित करने का नाम है। और स्थानीय मसले अगर स्थानीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाए तो उसके लिए जो है हमारे सामने जो सही
जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी, ये जनप्रतिनिधि जो है उनका होना बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से ये एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, एक बड़ा विलक्षण मौका है जब जनता को अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने का जो है अधिकार मिल रहा है और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सोच समझ करके एक पूरी तरह से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे जो है जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें जो इस सारे हमारे बताए हुए क्राइटेरिया पर जो है खरे उतर सकें। और जब आप वोट दें तो वो जाति, धर्म, समुदाय और संप्रदाय के आधार पर वोट न दे करके जो प्रत्याशी है उसकी ईमानदारी कैसी है, उसकी कर्तव्यनिष्ठा कैसी है, उसकी सक्रियता कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही वोट दिया जाए। बस यही निवेदन है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी विशद जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।